मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पार्ट प्रथम सेकंड पेपर हिंदी साहित्य और कहानीकार चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, व्याख्या भाग। उससे पहले आधुनिक हिंदी साहित्य को वैविध्यपूर्ण एवं गौरव में बनाने में, हिंदी के नव जागरण हेतु अग्रणी रहने में जिन लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अर्थात वैविध्यपूर्ण, विविधतापूर्ण और गौरवमयी अर्थात यश, समृद्धि, प्रसिद्धि बनाने में जिन लेखकों, रचनाकारों, साहित्यकारों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बुद्धू का काटा, सुख में जीवन और उसने कहा था, सिर्फ और सिर्फ 3 कहानी लिखी, पर इन तीनों कहानियों ने धूम और धमाल इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, उन 3 कहानियों में शायद कोई कहानीकार प्राप्त कर सके। उल्लेखनीय नाम देखने को मिलता है। इनका जन्म सन 1883 में जयपुर में हुआ और सन 1922 में बनारस काशी में निधन हुआ। इन्होंने कम आयु पाकर भी हिंदी जगत की अनुपम सेवा की, मतलब कम समय मिला, कम उम्र मिली, कम जीवन मिला, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी और अनुपम सेवा इन्होंने की। पत्रकारिता, शिक्षण कार्य और साहित्य सृजन द्वारा अपने विद्वता का परिचय दिया। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन गुलेरी रचनावली नाम से प्रकाशित हुआ, गुलेरी रचनावली नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो इन्होंने कुछ लिखा उस रचनावली में क्या की देखने को मिलता है। परंतु उसने कहा था कहानी पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित हिंदी की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है, टॉप नंबर की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। गुलेरी जी ने सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियां लिखी और तीनों कहानियों में अपनी जगह तीनों ही कहानियां श्रेष्ठ है, पर उसने कहा था कहानी श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कि इसमें क्या कि देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम का जज्बा है, त्याग और बलिदान का जज्बा है। एक ऐसी कहानी जो हमको क्या कि देश के लिए मरमिटने का संदेश देती है, देश के लिए क्या कि प्राणों की आहुति देने का संदेश देती है कि हम देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जनहित के लिए, लोकहित के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए हम दूसरों के लिए कुछ करें, न कि अपने लिए। जैसा कि स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा कि जीवन अपना स्वयं का नहीं है, ये जीवन दूसरों का है, दूसरे के लिए है ये जीवन। आज भागदौड़ की जिंदगी में, भोगविलास की जिंदगी में लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं ना, वो गलत है। जीना है तो आप दूसरे के लिए जिए। आपने खुद के लिए तो गाड़ी, घोड़े, महल, बंगले सब जाने क्या क्या प्रॉपर्टी कर ली, पर जीवन का कड़वा सच ये है कि आपने दूसरे के लिए क्या किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन का है, और जीवन का कड़वा सच भी ये कि जीवन में दूसरे के लिए आपने क्या किया। आपने खुद के लिए तो बोट क्या कि बेटे बिस्तर सब कुछ न जाने क्या क्या 7 पीढ़ी की, 2 पीढ़ी की क्या बंदोबस्त कर ली, पर इसी अंतराल में, इसी दौरान आपने दूसरे के लिए क्या किया। ये जीवन का कड़वा सच है। इसी के इर्द गिर्द पूरा जीवन घूमता नजर आता है। पर आज दूसरा जाए भाड़ में और खुद के पहले उल्लू सीधा करो, खुद का स्वार्थ पूरा करो, वो सरासर गलत है। आप ज्यादा नहीं तो जीवन में कुछ हिस्सा दान का, सेवा का, तन का, मन का, धन का, कैसे भी वो दूसरे को क्या दीजिए, आप दूसरे को दीजिए। स्वयं जैसे मेरी विचारधारा है कि आप 8 घंटे नींद ले, 8 गिलास पानी पिए और 8 घंटे लोगों से संपर्क में रहे, और 8 बार जब भोजन करते हो तो 8 बार क्या भोजन को क्या ग्रास को चबा के खाए। ये 8 का फार्मूला है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों जीवन है जो बहुत ही अनोखा, बहुत ही अनुपम है। इसको क्या नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। और इस जीवन के बारे में तो आप जितनी गहराई में जाओगे उतनी क्या कि आपको नए नए रहस्य देखने सुनने को मिलते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा नहीं कहकर यह संक्षिप्त भूमिका थी, व्याख्या भाग आते हैं।
राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेहे मेहे मीन्स बरसात और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीमत है कि दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पट्टे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। कठिन शब्दार्थ। गेबी का अभिप्राय अज्ञात और जलजला का अभिप्राय भूकंप और खंदक का अभिप्राय खाई, गड्ढा टाइप जिसको कहते हो। प्रस्तुत प्रसंग में प्रस्तुत अवतरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से उद्धृत है। लड़ाई के मोर्चे पर सूबेदार हजारा सिंह और सिपाही लहना सिंह का वार्तालाप होता है। लड़ाई के मोर्चे पर जो सूबेदार हजारा सिंह और सिपाही लहना सिंह दोनों के बीच वार्तालाप होती है। यह अवतरण लहना सिंह का कथन के रूप में है। वह कहता है कि जर्मनी के मोर्चे पर इस तरह की लड़ाई अति कष्टदायी है, बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान करने वाली। बस जर्मनी के मोर्चे पर देश में लड़ाई करे तो एक अलग बात है, पर देश से बाहर यदि लड़ाई करे तो वो क्या कि एक असमंजस की बड़ी विपत्ति, बड़ी परेशान करने वाली। क्योंकि पराई जगह पे पराई वातावरण में यदि लड़ाई करे, युद्ध करे तो बड़ा क्या कि परेशानियों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ रात दिन खाइयों में बैठे रहना पड़ता है। यहाँ सर्दी अधिक है, क्या कि एक महत्वपूर्ण बात है, रात दिन खाइयों में बैठे रहना पड़ता है और सर्दी क्या कि बहुत ज्यादा है। इस कारण लगातार खंदकों में बैठे रहने से शरीर की हड्डियां अकड़ गई। लगातार खंदकों में खाई में बैठे रहने से शरीर बिल्कुल अकड़ गया, बिल्कुल ऐसा हो गया जो न हिलने पर हिलता भी नहीं है, हड्डियां तो अकड़ गई है। यहाँ लुधियाना में 10 गुना से अधिक सर्दी पड़ती है। इतनी सर्दी के साथ ही कभी वर्षा होने लगती है और कभी बर्फ भी गिरने लगती है। सर्दी फिर बर्फ और फिर कभी वर्षा, मतलब प्रकृति का प्रकोप भी इतना भयंकर रहता है जिससे क्या आप बच नहीं सकते। प्रकृति भी अपना कहर ढाती है, प्रकृति से बचना बड़ा मुश्किल है, जिससे मोर्चा लेने के लिए बनाए गए खंदकों में डटे रहना कठिन हो जाता है। वर्षा के कारण खंदकों की मिट्टी गीली हो जाती है। इससे पैरों की पिंडलियों तक कीचड़ बन जाता है और उसे पैर फंसे रहते हैं। आकाश साफ न होने से खंदक से बाहर कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। केवल घंटे 2 घंटे बाद कान को फोड़ने वाले बमों के धमाके अवश्य सुनाई देते हैं, जिससे सारी खंदक हिल जाती है और धरती 100 गज फासले तक उखड़कर उछल जाती है। इस तरह बम के धमाकों से वैसे ही धूल का गुबार फैलता रहता है। उधर शत्रुओं की ओर से छिप छिप कर गोलियां चलती रहती है। इससे पहले आत्मरक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर शत्रुओं से लड़ा जा सकता है। यहाँ भूकंप आता रहता है और दिन में 2500 बार धरती कांप उठती है। यहाँ तो नगरकोट के भूकंप से भी बड़े भूकंप आते हैं। अगर हम लोगों के शरीर का कोई अंग जरा भी खंदक से बाहर निकल जाता है तो तुरंत ही शत्रुओं की गोलियों की बौछारें लगती है। न मालूम ये शत्रु मिट्टी में लेटे हुए हैं या पत्तियों आदि में से अपने शरीर को छिपाकर हमारी तरफ घात लगाए बैठे हैं। विशेष में युद्ध क्षेत्र की कठिनाइयों एवं कष्टों का मनोरमी चित्रण किया गया है। सिपाही लहना सिंह की विवश मनोदशा के साथ उसके साहसी और विनोदी स्वभाव का इसमें सटीक चित्रण, अच्छा चित्रण किया गया है। भाषा सरल और पात्रों के अनुकूल है। इसके साथ साथ इसमें इतनी अच्छी युद्ध क्षेत्र की कठिनाई और कष्टों का कितना अच्छा क्या कि एक तरह से वर्णन किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब शत्रु घात लगाए बैठा है, एक बैर या दुश्मन क्या कि एक तरह से मौके का इंतजार लगाए बैठा है, परंतु थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो बचना बड़ा मुश्किल है। और साथ साथ में भूकंप और बम गोले
ये तो क्या कि एक तरह से क्या कि मतलब आदत में आ गए हैं, परंतु प्रकृति का प्रकोप, खंदक से यदि शरीर का कोई भी अंग निकला है तो बस जीवन से क्या कि हाथ धो दिया। और प्रकृति, सर्दी का मौसम, कड़कड़ाती सर्दी, हाड़ कांप सर्दी, कपकपानी सर्दी, ऐसी धूजनी जो शायद ही क्या कहीं लगे कहीं ऐसा, पर क्योंकि बाहरी मोर्चों पर क्या कि सर्दी कुछ ज्यादा एहसास होता है, क्योंकि अपन देश में या अपने स्थान पर लड़े तो क्या कि वातावरण बिल्कुल सूट करता है, बिल्कुल वातावरण अनुकूल रहता है, परंतु बाहर जाकर यदि मोर्चे पर लड़ाई लड़े तो सारी व्यवस्था क्या कि एक तरह से उल्टी हो जाती है। वह क्या कि वातावरण, खान पीन, रहन सहन, सारी व्यवस्थाओं को क्या कि जबरदस्त सामना करना पड़ता है। तो इसी के साथ लहना सिंह ने क्या कि जो युद्ध के समय जो वातावरण, जो परिस्थितियां हैं, जो एक तरह से क्या कि सब कुछ विपरीत सा है, उसका क्या कि एक सटीक और बहुत अच्छा वर्णन कहानीकार ने लहना सिंह के माध्यम से किया है। और इतना नहीं कि देश के जवानों को, युवाओं को प्रेरणा का स्रोत है कि हम देश के लिए, समाज के लिए, हमारे पूर्वज, हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आजादी के लिए सब कुछ एक पानी की तरह बहा दिया, अपना खून पसीना बहा दिया, लहू बहा दिया, और उसके बाद क्या कि हमको आजादी मिली। तो एक प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।